हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक स्टील रूफ ट्रस में कौन कौन से लोड लगते हैं वे सारे लोड को एक एक करके कैलकुलेट करना स्टेप वाइज सीखेंगे। ठीक, हाँ, तो आइए वे सारे लोड को हम लोग एक प्रॉब्लम के मदद से कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक, हाँ, पहले प्रॉब्लम को बड़े आराम से पढ़ लेंगे और उसके बाद हम स्टेप वाइज कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक, हाँ, अकबकाना नहीं है। ठीक, हाँ, कह रहा है कि डिटरमाइन द डेड लोड, आपको डेड लोड कैलकुलेट करना है, लाइव लोड कैलकुलेट करना है और विंड लोड कैलकुलेट करना है। कह रहा है पर पैनल पॉइंट, यहाँ पे हम लोग ये भी अभी सीखेंगे कि पर पैनल पॉइंट क्या होता है या पैनल पॉइंट क्या होता है। ठीक, हाँ, कह रहा है फॉर द रूफ ट्रस, एक आपको रूफ ट्रस के लिए कैलकुलेट करना है ऑफ वर्कशॉप शेड कंस्ट्रक्टेड एट अहमदाबाद फॉर फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। और ये जो रूफ ट्रस जो कंस्ट्रक्ट करना है वो आपको यहाँ नहीं कैलकुलेट करना है, गया पटना में नहीं, अहमदाबाद में जा करके इसको कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है स्टील रूफ ट्रस को। ठीक, और वो स्टील रूफ ट्रस कौन कौन से रिक्वायरमेंट के लिए बनाया जा रहा है, कहने का मतलब कितना कितना डायमेंशन का वो रूफ ट्रस बनाना है, वे सारे डायमेंशन आपको यहाँ पे गिवन है और इस गिवन डाटा के अनुसार आपको कैलकुलेट करना है कि उस रूफ ट्रस पर कितना लाइव लोड लगेगा, उस रूफ ट्रस पर कितना डेड लोड होगा, उस रूफ ट्रस में कितना हवा का लोड होगा यानी विंड लोड होगा, ये सारे कैलकुलेट करना है एज पर योर IS कोड। ठीक, हाँ, तो देखिए कहा यह जा रहा है कि जो आप एक स्टील रूफ ट्रस बनाओगे ना, देखिए सपोज करिए कि ये आपका एक स्टील रूफ ट्रस है, ये आपका स्टील रूफ ट्रस है और जिस जगह पर आपको बनाना है ना वो जगह आपको मेंशन है। कहाँ बनाना है बाबू? तो सर हम लोग को अहमदाबाद में ना बनाना है। हाँ, यानी सारा का सारा डाटा हम लोग कहाँ का यूज करेंगे? अहमदाबाद का हम लोग यूज करेंगे। ठीक, हाँ, ठीक, हाँ, ये आपको इस तरह का शेड बनाना है, वर्कशॉप शेड बनाना है। कहाँ बनाना है? तो अहमदाबाद में बनाना है। ठीक, हाँ, कह रहा कि स्पान ऑफ ट्रस इज 15 मीटर। स्पान ऑफ ट्रस जो आपको दिया हुआ कितना दिया हुआ? 15 मीटर, यानी आपको यहाँ से यहाँ तक आपको दे रखा है कितना? 15 मीटर आपको दे रखा है। ठीक, हाँ, आगे आपको कह रहा है स्पेसिंग ऑफ ट्रस इज 4 मीटर। कहने का मतलब एक ट्रस ये है और एक ट्रस यहाँ है, एक ट्रस ये है और दूसरा ट्रस क्या है? यहाँ पे है। एक ट्रस ये है और दूसरा ट्रस ये है, तो दोनों ट्रस के बीच का जो स्पेसिंग है वो कितना दे रखा है? यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको दे रखा है 4 मीटर दे रखा है। ठीक, हाँ, हर एक चीज को पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि राइज ऑफ ट्रस इज 3 मीटर है। ये जो ट्रस है, इस ट्रस अगर राइज की बात करो, देखिए ये वाला हाइट को हम लोग बोलते हैं राइज। क्या बोलते हैं? राइज। जो आपको गिवन है 3 मीटर गिवन है। बड़े आराम से सब चीज को सीखते चले जाएंगे। तो बड़ा आराम से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए तो कि सारे कंपोनेंट का नाम बताइए। तो सर इसको बोलेंगे बॉटम कोड, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल राफ्टर। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल राफ्टर बोलेंगे सर। ठीक है ना? हाँ, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको रीज लाइन बोलते थे सर। क्या बोलते थे? रीज लाइन, RIDGE, रीज लाइन बोलते थे। ठीक है, हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते थे? तो सर यहाँ पे हम लोग इस वाले जो लाइन को बोलते थे पर्लिन बोलते थे। क्या बोलते थे? पर्लिन बोलते थे सर। क्या बोलते थे? पर्लिन। ये रेड वाला से क्या बोलते थे बाबू? पर्लिन। ठीक है ना? पर्लिन। ठीक है ना? हाँ, तो ये आपको इतना डाटा आपको पता है, इतना क्वेश्चन पढ़ने से आप इतना समझ पाए होंगे। कह रहा है कि हाइट ऑफ ट्रस एबव द ग्राउंड लेवल। GL का मतलब होता है ग्राउंड लेवल। ठीक है ना? हाँ, तो ग्राउंड लेवल से जो आपका ट्रस का जो हाइट है वो कितना है? तो सर ग्राउंड लेवल से मेरा जो ट्रस का जो हाइट है ना वो कितना है? वो पूरा ट्रस का जो हाइट है, पूरा हाइट अगर बात की जाए, ट्रस का जो ग्राउंड लेवल से हाइट है वो 20 मीटर है। कितना मीटर है वो? 20 मीटर है। ठीक है ना? हाँ, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि जो ट्रस का जो हाइट दिया रहता है ना वो ईव से कैलकुलेट किया जाता है। तो ईव्स जो रहता है ना वो यहाँ पे ईव्स होता है, यहाँ से इन जनरली आपको क्या किया रहता है?
ट्रस का हाइट दिया रहता है। तो इस बात को ध्यान से समझेंगे कि ईब्स से हम लोग ट्रस का हाइट कैलकुलेट करते हैं। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ट्रस का हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं, वो आपको कैलकुलेट नहीं करना है। हम लोग अगर ट्रस की हाइट की बात किया जाए तो आपको यहाँ से ईब्स से कैलकुलेट करना है। कहाँ से कैलकुलेट करना है, ईब्स से। तो ईब्स यहाँ पे होता है ना, ट्रस का ईब्स यहीं पे होता है ना, करकटवा बाहर तनी तनी निकल रहा था, उसी को तो हम लोग बोलते थे ईब्स से। तो ईब्स से हम लोग क्या करते हैं, ट्रस का हाइट कैलकुलेट करते हैं। यानी हाइट ऑफ ट्रस आपको दिया गया है 20 मीटर दे रखा है, ठीक। हाँ, आगे कह रहा है कि ACC शीट्स 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आर यूज्ड एज ए रूफ कवरिंग मटेरियल। रूफ कवरिंग मटेरियल के जगह पर आपको क्या यूज किया जा रहा है, AC सीट, मतलब एस्बेस्टस सीट। कहने का मतलब यहाँ पे इसके ऊपर जो रूफ कवरिंग करने के लिए जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, कोरुगेटेड यानी करकट बाबू, करकट समझो सीधा सीधी। ये जो करकट हम लोग जो यूज कर रहे हैं ना, उसका वेट दिया हुआ है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में उसका वेट जो है वो 150 न्यूटन है, ठीक। हाँ, आगे कह रहा है कि एज्यूम वेट ऑफ पर्लिन एंड द अदर फिक्सचर। यानी पर्लिन के साथ जो नट बोल्ट कसा हुआ है ना, अदर फिक्सचर करने का मतलब जो नट बोल्ट, तो पर्लिन के साथ जो नट बोल्ट कसा हुआ है ना, उसका साथे साथे जो है वो दिया हुआ डायमेंशन 120 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में आपको कितना न्यूटन का लोड लगेगा पर्लिन के और अदर फिक्सचर के साथ मिला करके 120 न्यूटन का, ठीक। हाँ, चलो, प्लान एरिया होगा। कह रहा टोटल नंबर ऑफ पैनल इज 8। कहा ये मेन बात यही है, यहाँ पे इस चीज को समझिएगा, स्टार लगा दीजिएगा। 7 नंबर पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ पैनल इज 8। आपको 8 पैनल में ट्रस को बनाया गया है। तो 8 पैनल कहने का मतलब क्या होगा, देखिए ट्रस जब भी बनाया जाता है पैनल ना, तो साइमेट्री पैनल बनाया जाता है। 4 इधर पैनल होगा और 4 पैनल इधर होगा, यानी पूरे एक ट्रस में आपको 8 पैनल देखने को मिलेगा। तो देखिए, तो 1 पैनल, 2 पैनल, 3, इस तरह से ना, 1 2 3, ठीक है ना, 3 हो गया ना, 4 तो हो गया, 1 पैनल, 2 पैनल, 3 पैनल और 1, 4 पैनल। टोटल नंबर ऑफ पैनल कितना हो गया, तो सर 4 पैनल आपको हो गया। कितना पैनल हो गया, 4 पैनल। तो देखो, तो 1 2 3 4 पैनल ऊपर हो गया, इस साइड में हो गया, और 4 पैनल आपको इस साइड में देखने को मिलेगा। यानी ऐसा ऐसा 1 पैनल, 2 पैनल, 3 पैनल, 1 2 3 4 पैनल, है ना। आपको 4 पैनल आपको देखने को मिल गया। बड़ा आराम से फिर से हम इसको हाईलाइट करते हैं पैनल को। देखिए, यहाँ पे 1 पैनल हो गया, दूसरा पैनल हो गया, तीसरा पैनल हो गया, और यहाँ से यहाँ चौथा पैनल हो गया, और इसको बोलते हैं पैनल पॉइंट। क्या बोलते हैं, पैनल पॉइंट, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे भी पैनल पॉइंट होगा, यहाँ पे भी पैनल पॉइंट होगा, यहाँ पे भी पैनल पॉइंट होगा, और यहाँ पे भी पैनल पॉइंट होगा। तो देखिए, ये तीनों पैनल को हम लोग बोलेंगे फुल पैनल पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, फुल पैनल पॉइंट। क्या बोलेंगे बाबू, फुल पैनल पॉइंट। और यहां पे वाला को हम लोग बोलते हैं हाफ पैनल पॉइंट, पैनल पॉइंट, ठीक है ना। इसी तरह से उधर भी, ठीक है ना। तो ऐसा शेड का निर्माण करना है जिसमें टोटल नंबर ऑफ पैनल कितना है, 8 है। मतलब 4 एक साइड में और 4 वो साइड में, ठीक। हाँ, कह रहा है कि ओपनिंग वॉल एरिया जो है वो आपका 10% है। जो वॉल एरिया का जो ओपनिंग है वो कितना परसेंट है, 10% है। कह रहा है कि जो आपको ये ट्रस का डिजाइन करना है ना, वो कम से कम 50 साल तक टिके। कितना साल तक टिके, 50 साल तक टिके। ये जो प्रोबेबली लाइफ ऑफ ट्रस, रूफ ट्रस है ना, कहने का मतलब 50 ईयर का यही मतलब हुआ कि ये ट्रस 50 साल के लिए आपको बनाना है, 50 साल के पहले नहीं गिरना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, आगे कह रहा है कि जहाँ पे बनाया जा रहा है ट्रस, वहाँ के ट्रोपोग्राफिकल फीचर है वो प्लेन हॉरिजेंटल ग्राउंड है। ग्राउंड जो है वहाँ पे पूरी तरह से प्लेन है। प्लेन है तो थोड़ा बहुत तो होगा ना स्लोपिंग, तो वो स्लोपिंग अगर कंसीडर करिएगा तो 3 डिग्री से कम है,
ठीक। हाँ, और आपको कह रहा है कि आप कैलकुलेट कीजिए डेड लोड, आप कैलकुलेट कीजिए लाइव लोड, और आपको कैलकुलेट करना है विंड लोड। ठीक। हाँ, बस अगर ये तीनों चीज़ के कैलकुलेट कर दें तो तुरंत डिजाइन कर देंगे नहीं, बस इसीलिए पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लोड को कैलकुलेट करेंगे। ये न्यूमेरिकल में सिर्फ लोड को कैलकुलेट करेंगे। ठीक। हाँ, ये आपको इतना बात आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक। हाँ, इसको इरेज कर देते हैं, इसकी फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही ये फिगर आपको एग्जाम में बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक। हाँ, तो थोड़ा सा यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं कि अगर बड़े आराम से इस चीज़ को समझिए कि आपको यहाँ पे दिया हुआ रूफ कवरिंग मटेरियल 1 मीटर स्क्वायर में 50 न्यूटन का लोड लग रहा है। तो देखिए, तो रूफ कवरिंग मटेरियल स्लोपिंग दिया हुआ है कि हॉरिजेंटल दिया हुआ है, तो सर स्लोपिंग दिया हुआ है। इसका मतलब जो रूफ कवरिंग मटेरियल का जो कैलकुलेशन करने के लिए जो एरिया कैलकुलेट करना होगा ना, वो स्लोपिंग एरिया कैलकुलेट करना होगा। दूसरी बात कि आपको जो ट्रस का लोड दिया हुआ है, ट्रस हाइट ऑफ ट्रस एज्यूमिंग वेट ऑफ पर्लिन एंड अदर फिक्चर, ठीक है ना। तो पर्लिन का जो वेट दिया हुआ है वो 1 मीटर स्क्वायर में, तो पर्लिन को हमेशा कैलकुलेट करते हैं प्लान एरिया से। तो यहाँ पे आपको 2 तरह के एरिया देखने को मिलेगा, एक मिलेगा आपको प्लान एरिया और दूसरा मिलेगा स्लोपिंग एरिया। तो अगर इस वाले को अगर देखेंगे तो प्लान एरिया मतलब आप टॉप से देख रहे हो, तो टॉप से जब देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। नीचे यहाँ पे बना देना, हाँ कहाँ पे बना दे बा, यहीं पे बनाते हैं। अगर इसी चीज़ को अगर हम आप लोग क्या करोगे, टॉप से देखोगे, ऊपर से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा और थोड़ा सा बड़ा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए अकबकाना नहीं है, एकदम आराम आराम से इस चीज़ को समझ लेना। इतना दिखाई पड़ रहा, हाँ। तो ऊपर से देखिएगा तो आपको ऐसा दिखेगा और ये बीच में जो मिलेगा आपको रीज वाला लाइन मिलेगा। ये ऊपर से जब देखिएगा तो बीच में आपको ये रीज वाला लाइन मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, और उसके बाद जितना आपको ट्रस लगाया गया है वो सारा ट्रस आपको देखने को मिलते चला जाएगा। ये आपको क्या मिलेगा, ट्रस मिलेगा। इसको बोलते हैं रीज, क्या बोलते हैं, रीज, और इसको बोलते हैं ट्रस। आपको दिखाई पड़ेगा ऐसा, ठीक। ये वाला क्या दिखाई पड़ेगा बाबू, ये वाला यहाँ से लिख देते हैं ब्लैक से, यहाँ से इसको बोलते हैं स्पैन, क्या बोलते हैं, स्पैन, ठीक। और ये तो ट्रस हो ही गया, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए ये वाला एरिया को बोलेंगे, ये वाला को बोलेंगे प्लान एरिया, क्या बोलेंगे, प्लान एरिया, ठीक है ना। हाँ, इस वाला को बोलेंगे प्लान एरिया, ठीक है ना। हाँ, तो ये देखिए ये एक ट्रस का ना ये प्लान एरिया है। और जब कभी भी हम लोग को डिजाइन करने की बात कहे तो हम लोग हमेशा एक ट्रस का ही प्लान एरिया कंसीडर करते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और एक ट्रस का जब आप लोग सारा कैलकुलेशन कर लिए तो उसी तरह से ट्रस लगाते चले जाएंगे, ठीक। हाँ, चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितना प्लान एरिया इधर होगा उतना ही प्लान एरिया उधर होगा। तो हम लोग आधा में कैलकुलेशन कर लेंगे और आधा में कैलकुलेशन करके हम लोग क्या करेंगे, आधा में कैलकुलेशन करने का क्या मतलब सर, तो आधा में कैलकुलेशन करने का मतलब ये हुआ कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा और हमको समझ भी आसानी से आएगा, इसीलिए हम लोग आधा में कैलकुलेशन करते हैं। एक बात और सोचिए कि प्लान एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगा, तो सर ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये वाला को कुछ बोलते हैं बाबू, तो स्पैन, यानी स्पैन पता हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक जिसके एरिया निकाल रहे हैं वो एरिया का आपको हाइट पता होगा, दैट इज स्पेसिंग ऑफ ट्रस। यानी यहाँ से यहाँ तक आपको स्पेसिंग ऑफ ट्रस कितना दे रखा है, 4 मीटर, 4 मीटर स्पेसिंग ऑफ ट्रस। यानी प्लान एरिया जब कैलकुलेट करोगे ना तो आपको स्पैन गुने स्पेसिंग ऑफ ट्रस करेंगे तो आपको एक ट्रस का प्लान एरिया आपको पता चल जाएगा। यानी ये दो लगातार ट्रस के बीच में जो डिस्टेंस आएगा ना उसका एरिया पता चल जाएगा, ठीक। हाँ,
चलिए ये तो हो गया कि प्लान एरिया आप लोग कैलकुलेट कर दोगे, और यहाँ से हाफ प्लान एरिया भी आप कैलकुलेट कर दोगे। क्योंकि फुल प्लान एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो स्पैन गुने 4 करेंगे तो फुल प्लान एरिया, अगर आधा स्पैन गुने 4 करेंगे तो हाफ प्लान एरिया। ठीक, हाँ चलिए प्लान एरिया में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग को कुछ करना होगा, प्रीलिमिनरी कैलकुलेशन। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और उसके बाद लिखेंगे गिवन, और उसके बाद आप लोग क्या करोगे कि जितना ये सारे डाटा है यहाँ से लेकर के ये क्वेश्चंस वाला सारे डाटा को यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, और लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे द वर्कशॉप शेड कंस्ट्रक्टेड एट अहमदाबाद, और अहमदाबाद के लिए सारा रिक्वायरमेंट हम लोग लिखेंगे। खैर ये तो बात लिखेंगे ही, अभी पहले इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे इसको बोलते हैं प्लान एरिया। अच्छा, प्लान एरिया से आपको 2 चीज़ कैलकुलेट होगा, अभी बताया जाएगा वो दोनों चीज़ कौन कौन होगा, और स्लोपिंग एरिया से सिर्फ एक चीज़ कैलकुलेट होगा, वो भी बताया जाएगा कौन सा चीज़ कैलकुलेट होगा। पैसेंस रखिए। ठीक, हाँ देखिए, अगर स्लोपिंग एरिया निकालने की कोशिश करोगे तो आपको ये प्रिंसिपल राफ्टर का लेंथ पता होना चाहिए। देखिए करकट इतना बाहर नहीं निकल रहता है, ठीक है ना, हाँ एकदम इसी में रहता है, थोड़ा सा लगाया रहता है इस तरह से, ठीक है ना, हाँ ज़्यादा बाहर करकट नहीं निकल रहता, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। करकट कामे भर लगा हुआ रहता है, इंजीनियर है फिर महंगा वाला नहीं बनाना है। ठीक, हाँ चलिए, तो एक बात थोड़ा सा समझने की पूरा कोशिश कीजिए कि ये प्लान एरिया तो हम लोग निकाल दिए, ठीक है ना। अगर निकाल लेते हैं प्लान एरिया, तो फुल प्लान एरिया, अगर फुल प्लान एरिया की अगर बात किया जाए तो स्पैन इनटू स्पेसिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पैन इनटू स्पेसिंग हो जाएगा। तो स्पैन आपको कितना है 15 मीटर, इनटू स्पेसिंग कितना है, तो सर 4 मीटर, इसका मतलब 15 चौका कितना हो जाएगा 60 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका फुल प्लान एरिया। लेकिन हम लोग हमेशा जो कैलकुलेशन में यूज करेंगे वो यूज करेंगे हाफ प्लान एरिया। कौन सा यूज करेंगे, हाफ प्लान एरिया। तो जैसे हाफ प्लान एरिया करेंगे तो 60 बट्टा क्या कर दोगे 2 मीटर स्क्वायर, दैट इज इसको हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। तो सर आप डायरेक्ट हाफ प्लान एरिया नहीं कैलकुलेट कर सकते थे, कर सकते थे बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए फुल प्लान एरिया कैलकुलेट कर दिए। ठीक, हाँ सारा का सारा हम लोग कैलकुलेशन कहाँ से करेंगे, हाफ प्लान एरिया से करेंगे, क्योंकि हाफ प्लान एरिया से सब कैलकुलेट करके हम लोग बता देंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि इधर जैसा है वैसा ही इधर है, सिमेट्री है। दूसरा कैलकुलेशन आप लोगों को करना होगा ये स्लोपिंग एरिया। तो स्लोपिंग एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको ये प्रिंसिपल राफ्टर का लेंथ पता करना होगा। और प्रिंसिपल राफ्टर का लेंथ कैसे पता करेंगे, तो देखिए, तो अगर गलती से अगर बोलेंगे कि ये 15 है तो यहाँ से यहाँ तक होगा ये 7.5 होगा। क्या होगा, 7.5 मीटर होगा। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो राफ्टर, प्रिंसिपल राफ्टर बराबर क्या हो जाएगा, √7.5 के होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। इतना करेंगे तो आपको प्रिंसिपल राफ्टर का लेंथ पता चल जाएगा मीटर में। तो देखिए, तो प्रिंसिपल राफ्टर का लेंथ गुने स्पेसिंग कर देंगे तो हमारा स्लोपिंग एरिया पता चल जाएगा आधा में। अगर उधर से गुना कर देंगे तो हमको पूरा में स्लोपिंग एरिया पता चल जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हाफ एरिया का कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो लिखेंगे हाफ स्लोपिंग एरिया, हाफ स्लोपिंग एरिया। तो हाफ स्लोपिंग एरिया के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो सर लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर को हम लोग PR से बोल रहे हैं, ठीक है ना, इनटू स्पेसिंग, इनटू क्या लिखेंगे स्पेसिंग। तो देखिए, तो लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर कितना कैलकुलेट करके आया वो अभी पता नहीं है, अभी हम लिख देते हैं। और स्पेसिंग कितना है, तो सर 4 मीटर है, ठीक है ना। कैलकुलेट करके अभी हम लिख देते हैं। देखिए, कैलकुलेट करने के बाद हमारा आया प्रिंसिपल राफ्टर हमारा आ गया इतना। तो देखिए, तो ये वाला इनटू अगर स्पेसिंग कर देंगे तो एक रूफ ट्रस के जितना एरिया बनेगा वो एरिया पता चल जाएगा कि नहीं। अगर एक साइड के निकाल रहे हैं इसीलिए हाफ स्लोपिंग एरिया निकाल रहे हैं,
एक साइड के लिए यहाँ से आधा कर देंगे तो हमारा हाफ प्लान एरिया निकलेगा। तो हम सारा का सारा कैलकुलेशन हम लोग कहाँ से करेंगे, हाफ प्लान एरिया में करेंगे। अच्छा एक बात कीजिए कि अगर हाफ प्लान एरिया में अगर देख रहे हैं तो कितना पैनल पॉइंट आ रहा है, तो सर 4 पैनल पॉइंट आ रहा है। कितना पैनल पॉइंट आ रहा है, 4 पैनल पॉइंट आ रहा है। तो लिखेंगे इन हाफ स्लोपिंग या हाफ स्लोपिंग एरिया या हाफ ऑफ रूफ ट्रस कंटेन 4 पैनल पॉइंट। ठीक, हाँ इतना कंटेन कर रहा है। ठीक, हाँ तो ये सारे प्रीलिमिनरी कैलकुलेशन था जितना आपको कैलकुलेट करना होगा। अब आपको स्लोपिंग एरिया पता चल गया और प्लान एरिया पता चल गया। अब दनादन हम लोग डेड लोड निकाल देंगे, लाइव लोड निकाल देंगे और विंड लोड निकाल देंगे। वीडियो लंबा जाएगा, पैसेंस के साथ देखिएगा। इतना को करिएगा कॉपी, बार बार करें। ये वाला डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए बताया गया था। आपको एग्जाम में सिर्फ एक ही डायग्राम ये बनाना है, प्लान एरिया, और दूसरा बना देना है इच्छा करेगा तो स्लोपिंग एरिया। इसको कर लीजिए आप कॉपी। चलिए कॉपी कर लिए होंगे। ये सारे को जो डाटा यूज आएगा उसको हम अभी लिख देते हैं। ये सारा चीज़ क्लीन करके हम फ्रेश लिख दिए। ठीक है, हाँ सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन, उसके बाद गिवन लिखना है। और यहाँ पे जो खाली जगह छोड़ा गया है वो सारे डाटा यहाँ से यहाँ तक के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक, हाँ उसके बाद हाफ प्लान एरिया कैलकुलेट कर लिए, हाफ स्लोपिंग एरिया भी कैलकुलेट कर लिए थे। उसके बाद tan अल्फा यानी राइज बटा स्पैन होता है, यानी स्लोप ऑफ ट्रस भी पता कर लेंगे राइज बटा स्पैन से। राइज आपका 3 है और हाफ स्पैन आपको हो जाएगा 7.5, चूंकि स्पैन पूरा 15 गिवन है। तो यहाँ से अल्फा पता चल जाएगा यानी एंगल ऑफ ट्रस पता चलेगा, यानी स्लोप ऑफ ट्रस। ठीक, हाँ सबसे पहला स्टेप हम लोग मूव करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेड लोड। तो बड़ा आराम से समझिए कि डेड लोड किसके वजह से ट्रस में होता है। तो रूफ कवरिंग मटेरियल की वजह से डेड लोड होता है, दूसरा पर्लिन का वेट की वजह से डेड लोड होता है, तीसरा ट्रस की वजह से डेड लोड होता है। ठीक है ना, और भी अदर एडिशनल कोई चीज़ है तो उसके वजह से भी हो सकता है। बट मेजर रूप से जब कोई क्वेश्चंस में गिवन ना रहे तो 3 ही चीज़ कैलकुलेट करके हम लोग को आगे बढ़ जाना है। ठीक, हाँ तो देखिए रूफ कवरिंग मटेरियल का जो हम लोग लोड कैलकुलेट करते हैं वो पूरा का पूरा हम लोग स्लोपिंग एरिया से कैलकुलेट करते हैं। तो वही बात किया गया है कि जो हम लोग रूफ कवरिंग मटेरियल में जो यूज कर रहे हैं वो एसी सीट यूज कर रहे हैं, जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना है 150 न्यूटन का लोड लग रहा है। तो हमारा स्लोपिंग एरिया कितना है, तो सर हाफ स्लोपिंग एरिया है 32.31 मीटर स्क्वायर है। तो बताओ इतना में कितना लगेगा, 1 मीटर स्क्वायर में इतना लग रहा है तो इतना मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा, तो उतना से गुना करके हम लोग रूफ कवरिंग मटेरियल का वेट ला लेंगे न्यूटन में। ठीक, हाँ ये यूनिटरी मेथड है, एक नियम है। ठीक, हाँ दूसरा बात रहा कि हम लोग वेट ऑफ पर्लिन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए एक बात यहाँ पे नोटिस कर लीजिए, हिंदी में ना होगा तो लिख लीजिए कि डेड लोड में एसी सीट यानी रूफ कवरिंग मटेरियल का जो कैलकुलेशन करते हैं वो स्लोपिंग एरिया से करते हैं, और बाद बाकी जितना भी कैलकुलेशन करते हैं सारा का सारा प्लान एरिया से करते हैं। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। बात फिर से सुन लीजिए कि रूफ कवरिंग मटेरियल का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं स्लोपिंग एरिया से, बाद बाकी जितने भी लोड कैलकुलेट करते हैं चाहे पर्लिन का हो चाहे ट्रस का हो सारा का सारा प्लान एरिया से करते हैं। ठीक, इसीलिए दोनों एरिया निकालने की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरी होती है। ठीक, हाँ कह रहा है वेट ऑफ पर्लिन। देखिए तो यहाँ पे वेट ऑफ पर्लिन दे रखा है कितना कि वेट ऑफ पर्लिन 120 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर प्लान एरिया में 120 न्यूटन का लोड लग रहा है। लेकिन प्लान एरिया आपको कौन सा लेना है, प्लान एरिया कितना है 30 मीटर, मैंने आधे का ना कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि 120 × 30 कर देंगे तो आपको वेट ऑफ पर्लिन विथ फिक्सर यानी जो चीज़ लगा हुआ नट बोल्ट सबके मिला करके है, इसीलिए आपको पर्लिन के वजह से आपका वेट हो गया 300 न्यूटन। ठीक, हाँ अब बात रहा सेल्फ वेट ऑफ रूफ ट्रस। तो क्वेश्चंस में देख रहे हैं कहीं पे ऐसा सेल्फ वेट रूफ ट्रस के लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं गिवन है। तो उस स्थिति में आप लोग को बताए थे इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में कि हम लोग एक इंपेरिकल फार्मूला जानते हैं वेट ऑफ सेल्फ वेट ऑफ ट्रस कैलकुलेट करने के लिए, क्या स्पैन बटा 3 + 5 × 10। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपको क्या होगा, यहाँ से वेट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, हाँ तो देखिए यहाँ से स्पैन आपको कितना है 15 है। अब बढ़िया से देख लीजिए
बटा 3 प्लस 5 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ से आपको 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको वेट पता चल गया ट्रस का। तो ट्रस का हम लोग टोटल वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे प्लान एरिया में, तो प्लान एरिया 30 है तो उतना से 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आ जाएगा 3000 न्यूटन। अगर बात बोला जाए टोटल डेड लोड कितना होगा, तो सर टोटल डेड लोड कितना होगा, टोटल डेड लोड क्या हो जाएगा, अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे या ए मानो और इसको मानो बी और इसको मानो सी, तो ऐसा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ने पर आपको आ जाएगा काची में आंसर न्यूटन में आ जाएगा। तो ये सारे को जोड़िए, तो इसको अगर जोड़िएगा ब्लैक पेन से ही जोड़ा जाता है, ठीक है ना, 4846.5 न्यूटन प्लस कितना है 3600 न्यूटन प्लस 300 न्यूटन बन गया टनाटन, ठीक। हाँ चलिए जोड़ करके अभी हम लिख देते हैं। देखिए हमारा डेड लोड जब कैलकुलेट किए तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा इतना है। देखिए कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, और प्रोसेस सारा का सारा वही है, सेम है, ठीक। हाँ बड़े आराम से यहाँ से डेड लोड कैलकुलेट हुआ। आपको डेड लोड जो कैलकुलेट करना है पूरा पैनल में नहीं करना है, पूरा स्लोपिंग एरिया में नहीं करना है, पूरा एरिया में नहीं करना है, आपको करना है पर पैनल पॉइंट की हर एक पैनल पॉइंट पर कितना डेड लोड होगा। तो देखिए थोड़ा सा भी हम इसको यहाँ पे रफली अगर ट्राई करते हैं तो ऐसा आपके ट्रस बना हुआ था, तो जवाब आना चाहिए कि ऐसा ट्रस बना हुआ था। और यहाँ पे अगर बात किया जाए ऐसा कि यहाँ पे आधा से अगर इधर बात किया जाए, आधा से अगर इधर, तो इधर अगर बात किया जाए तो आपकी यहाँ से 1 पैनल 2 पैनल 3 पैनल 4 पैनल था, ठीक है ना। तो इस पैनल पर कितना लोड आएगा, इस पैनल पर कितना लोड आएगा, इस पैनल पर कितना लोड आएगा, और इस पैनल पर यहाँ पे कितना लोड आएगा, यहाँ पे इस पैनल पर कितना लोड आएगा। तो हर एक पैनल पर आपको लोड कैलकुलेट करना है। तो बड़े आराम से यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये दोनों पैनल पर तो फुल लोड आता है, इस पैनल पर, इस पैनल पर, इस पैनल पर, ये तीनों पैनल पर फुल लोड आता है, ठीक है ना। तो इस पैनल को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट पैनल। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट पैनल। जो बीच में रहता है ना उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, MEDIAT, इंटरमीडिएट पैनल, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। और जो लास्ट में पैनल रहता है उसको बोलते हैं इंड पैनल, ठीक है ना। हाँ तो इंटरमीडिएट पैनल में फुल लोड आता है, ठीक। लेकिन क्या होता है कि लास्ट वाला जो इंड पैनल होता है उसमें जो लोड आता है वो आधा आता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लिए हैं कि एक पैनल पॉइंट में कितना लोड आएगा। तो देखिए, तो अभी देखिए 4 पैनल पॉइंट है एक साइड में जिसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 4 से डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर यहाँ पे तो 8 पैनल पॉइंट है, टोटल नंबर ऑफ पैनल 8 है, तो हम लोग आधे में ना कैलकुलेशन कर रहे हैं, इधर ही ना कर रहे हैं, इसीलिए 4 होगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि लिखेंगे लोड ऑन ईच पैनल पॉइंट, लोड ऑन ईच पैनल पॉइंट, ईच पैनल पॉइंट पर लोड कितना होगा 11446.5/4 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ईच पैनल पॉइंट। कैलकुलेशन करने के बाद आपको आएगा, दिखाई पड़ रहा है इधर, बस थोड़ा सा 2861.625 आ गया, यानी ईच पैनल पॉइंट पर लोड हमको इतना आ गया। एक बात और समझ लीजिए कि अगर बात कहा जाए इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट पर तो पूरा लोड जाएगा, लेकिन अभी बताया कि इंड पैनल पॉइंट पर आधा लोड जाता है, ठीक। हाँ तो पहले इतना को करिए बड़े आराम से कॉपी, और कॉपी करने के बाद थोड़ा सा ऊपर हम सॉल्यूशन वाला स्टेप को इरेज करते हैं, ठीक। हाँ इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो देखिए कि यहाँ से डेड लोड को अभी पर पैनल पॉइंट कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं, ठीक। हाँ तो देखिए अगर बात किया जाए कि डेड लोड डायरेक्ट लिखेंगे DL, डेड लोड, DL मतलब ड्राइवरी लाइसेंस नहीं समझिएगा, डेड लोड ऑन इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट, यानी दैट इज फुल लोड आएगा। क्या आएगा, फुल लोड आएगा। तो कितना आ जाएगा 2861.625। अगर वही बात बोला जाए कि डेड लोड ऑन इंड पैनल पॉइंट, तो इंड पैनल पॉइंट में क्या आएगा, हाफ आएगा, यानी 2861.625/2
2। इसको कैलकुलेशन करके आप खुद से लिख लेंगे, ठीक है। इतना आपको हो गया डेड लोड का कैलकुलेशन। अब हम लोग मूव करेंगे लाइव लोड को। बड़े आराम से इतना कॉपी कर लीजिए, इरेज करके मूव करते हैं। हम लोग स्टील रूफ ट्रस में लाइव लोड कैलकुलेट करना सीखेंगे। देखिए स्टील रूफ ट्रस में हालांकि कोई भी एडिशनल लोड नहीं होता है, लेकिन जब स्टील रूफ ट्रस को अगर बना रहे होंगे तो कम से कम बनाते समय उस पर कोई आदमी चढ़ेगा ना कसने उसने के लिए, इंजीनियर, तो उसको सहने के लिए कुछ लोड होना चाहिए ना, तो उसी लोड को हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ लाइव लोड। या कभी कभी मान लीजिए करकट कहीं से फूट गया, ठीक है ना, तो उसको रिपेयरिंग और मेंटेनेंस करने के लिए कोई आदमी वर्कर चढ़ेगा ना, तो वो आदमी चढ़ेगा तो उसी को हम लोग कहते हैं लाइव लोड, ठीक है ना। लेकिन एक्स्ट्रा कोई एडिशनल लोड उसमें नहीं रहता है जो हमेशा करकट पर चढ़ते आएगा, ये बिल्ली उल्ली चढ़ेगा, वैसा नहीं, ठीक है ना। तो मेंटेनेंस के लिए या रिपेयरिंग वर्क के लिए या मतलब स्टार्टिंग में जो इंजीनियर चढ़ के बना रहा है उसके लिए जो लोड होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ लाइव लोड, ठीक है ना। तो लाइव लोड कितना लेना होगा ताकि हमारा वो ट्रस सेफ रहे, तो उसके लिए एक एम्पिरिकल फार्मूला है जिसको बोलते हैं हम लोग रेडीमेड फार्मूला, ठीक है ना। हाँ, ये रेडीमेड फार्मूला है 750 माइनस 20 इंटू अल्फा माइनस 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अल्फा क्या है, जो अभी स्लोप ऑफ ट्रस कैलकुलेट करके लाए थे। वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको 520 आ जाएगा कैलकुलेशन करोगे तब, लेकिन मेरा 514 आया। ऐसा इसलिए होगा कि जैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दीजिएगा 520 आ जाएगा। इस बात को ध्यान होना चाहिए, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे नोट में यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है फॉर्मूले में, तो जैसे है वैसे ही आप कैलकुलेटर में पुट अप करोगे और 514 लेकर आओगे, ठीक। हाँ, नोट ये बोला जा रहा है कि इफ लाइव लोड ऑन पर्लिन इज लेस देन 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर बोला जा रहा है कि अगर इतना से कम लाइव लोड अगर आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद ना, तो हम लोग 400 मान लेंगे, ओकरा से कम नहीं लेना है, ठीक है ना। हाँ, कम से कम एक आदमी चढ़ेगा तो 400 न्यूटन वहाँ पे लोड सह पाए, ठीक। हाँ, चलिए तो हमारा कैलकुलेट करके लाया, खैर 514 आ गया, 400 से ज़्यादा आ गया तो खैर यही वाला लेंगे, ठीक। अगर 400 से कम आता तो हम लोग 400 कंसीडर करके चलते। कह रहा है कि लाइव लोड ऑन रूफ ट्रस पर कितना लाइव लोड आएगा, तो जितना ई वाला पर्लिन का जो लोड आया उसके 2/3 लोड होता है, ठीक है ना। तो 2/3 इंटू लाइव लोड ऑफ पर्लिन, यहां से कर लीजिएगा तो ट्रस का लोड आ गया। कह रहा टोटल लाइव लोड कितना आएगा, देखिए तो रूफ ट्रस पर इतना आया तो टोटल लाइव लोड आ जाएगा कितना, तो प्लान एरिया का, तो प्लान एरिया कितना कैलकुलेट करके लाए थे, तो 30 लाए थे, तो गुना कर देंगे तो आपको आ जाएगा प्लान एरिया, ठीक है। लेकिन आपको पूछ रहा है कि लाइव लोड ऐसे नहीं कैलकुलेट करना, फुल पैनल में नहीं करना है, पर पैनल पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। तो पर पैनल पॉइंट पर कैलकुलेट करने के लिए वो तो एक साइड में 4 पैनल है तो 4 से डिवाइड देंगे ना, तो लिखेंगे लाइव लोड ऑन ईच पैनल पॉइंट, हर एक पैनल पॉइंट पर कितना होगा, तो सर 10,280/4 कर दो, इतना आएगा। और यहाँ पे लिखेंगे लाइव लोड ऑन इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट, तो इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट पर इतना ही होगा जो आएगा आंसर। और लाइव लोड ऑन इंड पैनल पॉइंट, तो इंड पैनल पॉइंट क्या होगा, इतना का बटा 2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट, ठीक है ना। इतना ये जो यहाँ पे कैलकुलेट करके आएगा ना, जितना कैलकुलेट करके आएगा ना उसमें बट्टा में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, अभी कैलकुलेट करके सारा चीज़ हम लिख देते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हमारा 2570 और लाइव इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट पर इतना आएगा और लाइव लोड ऑन इंड पैनल पॉइंट पर हमारा उतना आएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं क्वेश्चन में कहा था पर पैनल पॉइंट तो हम लोग इतना ही लिख करके छोड़ देते, कोई भागा हुआ देवे कोई जरूरत नहीं था, ठीक। तो ये बहियात का चीज़ है जो आपको पूछ दिया गया है, ठीक। हाँ, इतना कॉपी कीजिए शिद्दत से। अब हम लोग मूव करेंगे विंड लोड की तरफ, उम्मीद है कॉपी कर लिए होंगे। अहमदाबाद में जो हम लोग वर्कशॉप सेट बना रहे हैं यानी रूफ ट्रस बना रहे हैं, तो उस रूफ ट्रस में कितना लोड हवा के वजह से आएगा उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे। इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग इसके सारे स्टेप सीखे थे, 5-4 स्टेप, ठीक। पहला बेसिक विंड स्पीड की टेबल से देख करके पता लगाना कि कौन सी जोन का है, कौन सा एरिया का है, कौन सा सिटी में
बनाया जा रहा है उसके अनुसार से हम लोग क्या करते थे, उसकी बेसिक विंड स्पीड पता कर लेते थे। बेसिक विंड स्पीड पता होने के बाद तुरंत कैलकुलेट कर लेते थे डिजाइन विंड स्पीड, उसके बाद हम लोग डिजाइन विंड प्रेशर कैलकुलेट कर लेते थे और लास्ट में डिजाइन लोड कैलकुलेट कर लेते थे। ठीक, हाँ, तो इस चीज को बड़े आराम से समझ लीजिए। तो पहला स्टेप की ओर मूव करते हैं, बेसिक विंड स्पीड। यहाँ पे एक आपको टेबल दिखाई पड़ रहा होगा और इस टेबल में जाकर के देखिए कि अहमदाबाद के लिए कितना विंड स्पीड है। तो जैसे ही टेबल देखिएगा तो आपको 39 मीटर पर सेकेंड विंड स्पीड अहमदाबाद में मिलेगा। ठीक, हाँ, जैसे ही विंड स्पीड पता चल गया तो हम लोग डिजाइन विंड स्पीड पता कर लेंगे। इसको बोलते हैं बेसिक विंड स्पीड और यहां से जो मिलेगा उसको बोलेंगे डिजाइन विंड स्पीड। तो देखिए डिजाइन विंड स्पीड का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे स्टेप में, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू बेसिक विंड स्पीड। ठीक, K1 को बोलते थे रिस्क कोफिशिएंट। कि रिस्क कोफिशिएंट कहने का मतलब क्या होता है कि वो जो ट्रस बनाया जा रहा है उस ट्रस का पीरियड कितना है, कितना दिन के लिए डिजाइन किया जा रहा है। तो रिस्क कोफिशिएंट डिपेंड करता है ट्रस के पीरियड पर। ठीक, हाँ, तो ट्रस कितना दिन के लिए डिजाइन करना है तो 50 ईयर के लिए। और जब टेबल देखोगे यहाँ पे भी इस टेबल में तो देखोगे कि 50 ईयर के लिए K1 की वैल्यू हमेशा 1 होता है। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे K1 की वैल्यू तो हमको 1 मिल गया। ठीक, K3 की वैल्यू टोपोग्राफिकल फीचर बताता था। तो देखिए तो आपको टोपोग्राफिकल फीचर है प्लेन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड और स्लोप 3 डिग्री से कम है। तो यहाँ पे K3 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अभी सीखेंगे कि प्लेन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और स्लोपिंग 3 डिग्री से कम है, तो उस स्थिति में भी आपको क्या K3 की वैल्यू इस टेबल में देख रहे होंगे 1 आता है। ठीक, हाँ, तो इसको यहाँ पे 1 लिखेंगे। बेसिक विंड स्पीड कितना है 39 मीटर पर सेकेंड। रही बात K2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो K2 के लिए यहाँ पे आपको टेबल दिया गया है सॉरी K2 के लिए यहाँ पे टेबल दिया गया है। देखिए K2 जो इस तरह का जो बिल्डिंग होता है वर्कशॉप या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होता है उसको कैटेगरी 3 के क्लास 1 में रखा जाता है। तो यहाँ टेबल जो देख रहे हैं इसकी कैटेगरी 3 और क्लास 1 में जाकर के देखेंगे तो आपकी 20 मीटर हाइट के रेंज में देखेंगे कि जो हाइट आपकी ट्रस है वो ग्राउंड लेवल से 20 मीटर ऊंचा है, यानी 20 मीटर से ऊंचा के लिए जाकर के देखेंगे तो K2 की वैल्यू आपको मिल जाएगा 1.01। इतनी की वैल्यू का आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू कितना आ जाएगा, अभी हम इरेज करके 39.39 मीटर पर सेकेंड आ गया। आपको डिजाइन विंड स्पीड आपको पता चल गया। अब इस डिजाइन विंड स्पीड को यहाँ पे इस एम्पेरिकल फार्मूला में रखेंगे तो आपको मिल जाएगा डिजाइन विंड प्रेशर। तो 0.6 इंटू इतना कर देंगे 39.39 मीटर पर सेकेंड, इतना कि अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, डिजाइन विंड प्रेशर। ठीक, तो इसको कैलकुलेट करके अभी हम लिख देते हैं कितना आता है डिजाइन विंड प्रेशर, तो आएगा 930। कैलकुलेट करके लिख देते हैं। देखिए यहां से आपको मिल गया डिजाइन विंड प्रेशर। ठीक है ना, बस डिजाइन विंड प्रेशर कैलकुलेट हुआ, इसको वैल्यू यहां पुट करेंगे। और देखिए यहाँ पे बच्चे लोग कंफ्यूज करता है कि ये जो एरिया लेते हैं वो कौन सा एरिया लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जो ये वाला हवा आएगा, अगर ये रूफ ट्रस है, अगर ये रूफ ट्रस इस तरह से बनाया गया है तो हवा का झोंका कहाँ पे आएगा, ट्रस पर। तो सर हवा के झोंका इस स्लोपिंग एरिया पर ना आएगा। बोलो हवा का झोंका इस स्लोपिंग एरिया पर ना आएगा। अरे बोलो हवा का झोंका इस स्लोपिंग एरिया पर आएगा कि नहीं, तो ये सर स्लोपिंग एरिया पर ही आएगा हवा का झोंका। इसीलिए जो ये एरिया लेते हैं वो स्लोपिंग एरिया लेते हैं। कौन सा एरिया लेते हैं, स्लोपिंग एरिया। ये आपको यहाँ से मिल जाएगा और ये आपको स्लोपिंग एरिया 32.31 है वो मिल गया। गलती से अगर इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट पता चल जाए और एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट अगर पता चल जाए तो आप इस चीज को बताने में सक्षम रहोगे कि डिजाइन विंड लोड कितना है। तो बहादुरी इसी में है कि डिजाइन विंड लोड निकालने के लिए आपको इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट पता करना होगा, सॉरी एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट पता करना होगा और इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट आपको पता करना होगा। ठीक, हाँ, तो एक बात ध्यान दीजिए
कि अगर 20 मीटर से अगर छोटा बिल्डिंग रहा ना या ट्रस रहा ना, तो उसके लिए इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट हम लोग हमेशा लेंगे प्लस की वैल्यू 5 लेंगे। क्या लेंगे? प्लस की वैल्यू 5 लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा C+5। क्या ले लेंगे? C+5। ठीक, हाँ। लेकिन एक्सटर्नल की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करता है। सर ये एक्सटर्नल और इंटरनल क्या लफड़ा है? तो सुन लीजिए कि जब ऊपर से हवा चलेगा तो ट्रस से जो बाहर से हवा लगेगा ना, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। अब बताओ, कहीं कहीं ट्रस में ओपनिंग होगा, तो जब बाहर से हवा लग रहा होगा तो हो सकता है कि अंदर से भी ओपनिंग से हवा एंटर करके अंदर से भी ट्रस पर लगा रहा होगा, तो उसको बोलते हैं इंटरनल विंड प्रेशर। इसको बोलेंगे एक्सटर्नल, EXTERNAL, एक्सटर्नल विंड प्रेशर। और इसको बोलेंगे इंटरनल विंड प्रेशर। ठीक है ना? हाँ। तो इसकी कॉफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास रेडीमेड टेबल है कि कितना डिग्री स्लोप रहेगा, तो उस स्लोप के अनुसार कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? हाँ। तो आपको तो CPI तो पता चल गया कि +5 है। देखिए CPI की वैल्यू जो होता है ना, CPI की वैल्यू जो होता है वो ±5 होता है। अगर 20 से अगर कम रहेगा या 20 के बराबर रहेगा तो हम लोग +5 ले लेंगे, और उससे ज़्यादा रहेगा तो -5 लेंगे, इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट। ठीक, हाँ। बहादुरी इसमें है एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट में। तो देखिए, तो आपने अगर इसको ऊपर से देखिएगा तो आपको इस तरह का मिलेगा कि नहीं। ये ट्रस है तो ये रिज लाइन मिलेंगे कि नहीं, ये आपको एक और ट्रस मिलेंगे कि नहीं। तो आपके हवा का प्रेशर यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा। ठीक, हाँ। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ऐसे समझते हैं कि जब ट्रस पर हवा लग रहा होगा तो हवा का कुछ इंक्लाइनेशन से लग रहा होगा, या तो हवा पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लग रहा होगा, या तो हवा पूरी तरह से वर्टिकल लग रहा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक 0 डिग्री वाली वैल्यू पर कैलकुलेट कर लेते हैं एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट, और एक 90 डिग्री पर हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लेते हैं। और हम लोग ये मान के चलते हैं कि दोनों को बीच में ही आपके हवा का इंक्लिनेशन होगा। हवा का इंक्लिनेशन 0 से 90 डिग्री के बीच में ही होगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। इस बात को समझने की पूरा कोशिश करेंगे। इन प्रैक्टिकल लाइफ में हवा का इंक्लिनेशन आपको हमेशा जब कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, तो 21 डिग्री आएगा, 22 डिग्री आएगा, 15 डिग्री आएगा, 10 डिग्री आएगा, 9 डिग्री आएगा। ठीक है ना? इस तरह से आते हैं हवा की। ठीक, हाँ। तो हम लोग मान लेते हैं EFGH, इस तरह का 4 पैनल हमने, मतलब 2 पैनल कंसीडर किया, एक पैनल ये और एक पैनल ए। और ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ पे जो हवा का 0 डिग्री पर लग रहा है, और यहाँ पे हवा कितना डिग्री पर लग रहा है, 90 डिग्री पर लग रहा है। तो 0 डिग्री पर जब हवा लग रहा होगा तो उस समय प्रेशर कोफिशिएंट कितना होगा, यानी एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट कितना होगा, और 90 डिग्री पर हवा लग रहा होगा तो उस समय प्रेशर कोफिशिएंट कितना होगा। ठीक है ना? तो एक 0 डिग्री पर देख लेते हैं और एक 90 डिग्री पर देख लेते हैं। लेकिन आपका जो ट्रस का जो स्लोप निकाले हैं वो 21 डिग्री 8 मिनट निकाले हैं, इस बात को ध्यान होना चाहिए। तो ये सारे डाटा आपको EFGH करके एक टेबल में यहाँ पे डाटा दिया हुआ है कि जब 0 डिग्री से कंसीडर कर रहे हैं तो EG क्या है और FH क्या है, जब 90 डिग्री कैलकुलेशन कर रहे हैं तो EF क्या है और GH क्या है। ये सारे कैलकुलेशन आपको यहाँ पे टेबल से मिल जाएगा, और ये सारे कैलकुलेशन को आप देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। अभी हम कैलकुलेशन को टेबल आपको बनाना होगा। आप यहाँ पे टेबल में देखेंगे तो टेबल में बहुत सारे एंगल है, जो आपने एंगल कैलकुलेट करके लाए हैं वो एंगल आया है 21.8 डिग्री। ठीक है? तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं 0 डिग्री के लिए अलग और 90 डिग्री के लिए अलग। तो आप वहां पे जाकर देखोगे कि 0 डिग्री वाला में EFGH इस सब का वैल्यू जो यहाँ पे दिख रहा है वो पूरा का पूरा अलग अलग आ रहा है, और आपको कैलकुलेट करना है 21 डिग्री पर, और आपको 20 रहेगा, 30 रहेगा, 40 रहेगा। तो उस स्थिति में आप क्या करोगे, इंटरपोलेशन करोगे। यहाँ पे इंटरपोलेशन कर करके हम चिपका देते हैं।
ठीक है ना। हाँ, तो इंटरपोलेशन करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.61, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू देखोगे तो दोनों की वैल्यू सेम है। जब दोनों की वैल्यू सेम रहेगा तो हम लोग एक ही चीज लिख देते हैं, ठीक है। यानी दोनों की वैल्यू सेम है 0.5 तो 0.5, तो 0.5 ही ले लेते हैं। और EG की जो वैल्यू है वो EG की वैल्यू जो आपको आएगा 0.85 आएगा। 0. कितना आता है, 0.8 आता है, ठीक है ना। हाँ, जब अल्फा बराबर यानी अल्फा के वैल्यू कितना है 21.8 पर चेक करते हैं। अल्फा बराबर कितना पर चेक करते हैं 21.8 पर चेक करते हैं। अल्फा की वैल्यू कितना पर चेक करते हैं 21.8 पर। अल्फा की वैल्यू कितना पर चेक करते हैं 21.8 पर। तो एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट कितना आता है, इसके लिए आता है 0.636। एक बात ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आपको टेबल में निगेटिव आ रहा होगा, तो जो निगेटिव आ रहा है उसको निगेटिव लिखते जाइए, सारा का सारा मतलब निगेटिव लिखते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि निगेटिव साइन आपको क्या बताता है कि ये प्रेशर बाहर से लग रहा है, इस चीज को आपको बता रहा है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे निगेटिव साइन का कंसिडरेशन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग जब डिजाइन कर रहे होते हैं तो हम लोग मान के चलते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड इस पर आ रहा है, ऐसा मान के चलते हैं। अगर 10 न्यूटन का लोड अगर आ रहा है तो हम लोग मान के चलते हैं कि 12 न्यूटन का लग रहा है, ताकि हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहे। तो यहाँ पे जब डिजाइन करेंगे तो कौन वाला एक्सटर्नल प्रेशर कंसीडर करेंगे, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, तो हम लोग ये वाला कंसीडर करेंगे। बहुत लोग को दिमाग घूमने लगता है कि सर माइनस वाला तो छोटा वैल्यू होता है, तो वो ध्यान नहीं करना, साइन को हटा करके आपको कंसीडर करके चलना है। तो CPE का जो कैलकुलेटिव वैल्यू आपको निकल के आया वो कितना आ गया 0.8 आ गया। तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे जो वैल्यू जो आएगा वो आप क्या करोगे, पुट करोगे CPE माइनस CPI, जैसे ही वैल्यू रख दो CPE का वैल्यू कितना आ गया, CPE का जो वैल्यू आया आपको वो आया 0.8 माइनस यहाँ पे CPI की वैल्यू कितना आ गया 0.5, ठीक है। क्योंकि प्लस में था तो माइनस आएगा तो आ ही जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस तो या अंदर प्लस में है और बाहर माइनस है तो टोटल तो माइनस ही ना आ जाएगा। और इसका एरिया आ जाएगा 32.31 और ये प्रेशर कितना आ गया, प्रेशर आपको आ गया इतना न्यूटन, सॉरी पूरा लिख देते हैं 930.94 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद आपको विंड लोड आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, देखिए कैलकुलेट करके अभी हम लिख देते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हमारा इतना आया, देखिए ये 0.5 नहीं था +5 था, ठीक है ना। इस चीज को आप समझिएगा, थोड़ा पहले बताए थे, ठीक है। CPI कैलकुलेट कैसे करते हैं, वॉल ओपनिंग से करते हैं। अगर 10% से ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, देखिए कहाँ पे ओपनिंग कितना है, टोटल ओपनिंग ऑफ वॉल एरिया कितना है 10%, तो 5 से लेकर के CPI कैलकुलेट करते हैं ना, तो अगर 5 से लेकर के अगर 20% तक ओपनिंग एरिया है ना, तब हम उसकी वैल्यू लेते हैं +5। बार बार इस चीज को कह रहे हैं, 5 से लेकर के 20% तक रहेगा ना वॉल ओपनिंग, तो हम लोग लेते हैं +5, ठीक। हाँ, इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे +5 लेकर के कैलकुलेशन किए तो हमारा फोर्स की वैल्यू इतना आया, विंड लोड इतना आ गया। बस विंड लोड को 4 से डिवाइड दे देंगे तो क्या आ जाएगा, पर पैनल पॉइंट में आ जाएगा, और छोटा को 2 से और डिवाइड कर दीजिएगा, तीनों का एजेटी जो छोटा के 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। उसको भी लिखिए देते हैं, ठीक। इसको इरेज कर देते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद एक सेपरेट वीडियो बना देंगे विंड लोड के डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। हाँ, और 8 यूनिट खत्म हो जाएंगे।